सभी को हेलो हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म की। आई एम स्टार्टिंग द सीरीज ऑन दिस टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म। मे बी आई विल मेक 2 or 3 मोर वीडियोज ऑन दिस। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद 2-3 इसके जो राइटर्स है उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, शायद 2 या 3 लेक्चर्स में इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा पोस्ट मॉडर्निज्म की, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। सो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपका जेआरएफ हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए मैंने एक शेर लिखा है, वो मैं आपको शायरी सुनाता हूं, वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि हमारी बांटी गई ईंटों से बड़ी बड़ी दीवारें चिन डाली लोगों ने। हमारी बांटी गई ईंटों से बड़ी बड़ी दीवारें चिन डाली लोगों ने। ना जाने क्या इख्तिलात की कमी रह गई कि मेरा घर ना बन पाया, कि मेरा घर ना बन पाया। तो वो घर एक दिन जरूर बनेगा, उससे पहले जो दीवारें हैं वो बन रही है, घर भी एक दिन बन जाएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात ये है कि सबसे पहले अगर पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मॉडर्निज्म। ठीक है, मॉडर्निज्म से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज मॉडर्न। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज मॉडर्न। मॉडर्न क्या है? अगर आज मैं और आप लोग हैं, हम जवान लोग हैं, ठीक है, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप या दादा दादी, वो हमें क्या कहते हैं कि बड़े मॉडर्न हो गए तुम लोग, है ना। हर किसी के साथ खुले में घूम रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो। पहले हम लोग बढ़िया कुर्ता पजामा पहना करते थे, बढ़िया। जैसे मैं पहाड़ से हूं तो हमारे तो एक ट्रेंड था कि हमारे मर्द लोग भी कुर्ता पजामा पहना करते थे, औरतें तो क्यों नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज मॉडर्न हो रही है। और वो लोग भी अपने पुराने वाले लोगों के लिए मॉडर्न रहे होंगे कभी, और वो पुराने वाले भी अपने पुराने वालों के लिए मॉडर्न रहे होंगे। तो मॉडर्न तो एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी चीज जो नई हो, समथिंग विच इज न्यू इज मॉडर्न। ठीक है, तो उसके बाद आता है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। ये किस टाइम पे चली थी? 1910 के आसपास, 1910। सो इस दौरान बहुत सारे राइटर्स आए हमारे, जैसे कि टी.एस. एलियट है, मैथ्यू आर्नल्ड है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है। ऐसे ऐसे राइटर्स थे, इन्होंने काफी वर्क्स लिखे। क्योंकि 1922 में आपको पता है वेस्टलैंड आई है, उससे पहले पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज द यंग मैन जो भी है, और उसके बाद यूलिसेस आए। ऐसे ऐसे वर्क्स, वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो जैसे कि टू द लाइट हाउस वगैरह वगैरह। तो ये सारे मॉडर्निज्म के जो ये थे वर्क्स थे। अब मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि इस टाइम पे आते आते आपको पता है कि जब मॉडर्निज्म है तो क्या होगा, साइंस जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, टेक्निक्स बहुत सारी आएगी, ठीक है, इनोवेशंस नई नई होगी। जैसे आज के जमाने में पहले किसी ने नहीं सोचा था कि फोन होंगे, ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो संस्कार है, हमारा जो भगवान में एक विश्वास है, हमारे जो एक पुराने रीति रिवाज थे, हम उससे बहुत दूर चले जा रहे हैं। हम इंग्लिश की, और जैसे मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट ये है कि इंग्लिश का बोलने का हम इसलिए बोलते हैं इंग्लिश की, लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा बहुत मॉडर्न है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है। लेकिन इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हिंदी है वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हमने उस चीज का एक हवा बना के रखा है। तो मॉडर्निज्म में क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है, बहुत सारी साइंस जो है बहुत डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हमारा भगवान से विश्वास थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि इस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि 1859 में, इससे पहले चार्ल्स डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज जो भी है, तो उसमें क्या कहा गया कि ये जो भगवान भगवान है तो कुछ नहीं है, हम तो बंदर से आए हैं। तो लोगों का सवाल खड़ा हो गया, उनके मन में एक सवाल आ गया कि अब हम क्या करें। ये हम तो आज तक सोचते थे कि भगवान हमें पैदा करता है, ब्रह्मा जी से हम पैदा हुए हैं, हमारे 84 लाख जन्म होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये क्या हो गया कि इसने कह दिया हम तो बंदर से बने। लोगों के मन में एक डाउट आ गया। ठीक है, ये तो 19th सेंचुरी थी हमारी, और इस विक्टोरियन एज है ये इस टाइम। तो इस टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी हुए इसी की वजह से, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जिसे हम कहते हैं। तो ये 1859 में ये चीज आ चुकी थी, और मॉडर्निज्म उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हुआ 1910 के आसपास। तो लोगों के मन में ये था कि यार ये जब ये बोल रहे हैं कि ये सब है तो भगवान कहां है फिर, वेयर इज गॉड, गॉड इज डेड। जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे ने भी कहा है गॉड इज डेड, तो वो भी मॉडर्निज्म का ही प्रोडक्ट था एक। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हुई तो लोगों का इससे विश्वास उठना शुरू हो गया। फिर हमारे राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था। उस टाइम क्या हुआ कि फिर हमारे कार्ल मार्क्स जी आ गए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि ये सब तो हमारा शोषण कर रहे हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, दे आर ऑप्रेसिंग अस। ठीक है, और दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस। ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये राजा महाराजा भी हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, वहां से भी उनका विश्वास उठ गया। उसी के बाद हमारे बहुत सारे वॉर्स भी हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बहुत सारा केओस हो गया। ठीक है, दुनिया में इस टाइम पे जब ये मॉडर्निज्म
आने लगा था। तो उसके बाद पे क्या हुआ कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी से भी, जब ये वॉर्स हुए तो इन वॉर की वजह से डेमोक्रेसी से भी विश्वास उठना शुरू हो गया। उससे पहले सिगमंड फ्रॉइड भी आया। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजी की ऐसी ऐसी बातें हमें बता दी कि हम दंग रह गए कि क्या ऐसा भी होता है। उसने कहा कि हम तो अपने दिमाग का इतना सा हिस्सा यूज करते हैं, सिर्फ इतना सा हिस्सा, इतना बड़ा दिमाग है और इतना सा हिस्सा हम यूज करते हैं। और कई इंटेलिजेंट लोगों को तो लगता था हम तो सारा अपना पूरा दिमाग यूज करते हैं, हमसे जीनियस तो कोई नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो सवाल थे लोगों के मन में, बहुत सारे सवाल आए, जिससे कि ये मॉडर्निज्म आया। उसके बाद धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्निज्म आया। तो जब ये मॉडर्निज्म चल रहा था उस वक्त लोगों के दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे सवाल थे। तो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को रखा, अपने वर्क्स में दिखाया, ठीक है। लेकिन वो सॉल्यूशन भी ढूंढते थे उसका कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब ये पोस्ट मॉडर्निज्म आया तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि बस भाई अब हमसे ना हो पाएगा, बहुत हो गया। इस दौरान आपने एब्सर्डिज्म देखा होगा, ठीक है। एब्सर्ड जो एक चीज चली, उसमें हेरोल्ड पिंटर है, एडवर्ड अल्बी है, और भी उसमें कई लोग जो आए। तो उन्होंने क्या दिखाया अपने वर्क्स में, ना सिर है ना पैर है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गए, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी है एक, वो भी मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियो में, कि टू बी और नॉट टू बी, वो हैमलेट वाली बात। तो ऐसी ऐसी चीजें जब आ गई तो लोगों का हर चीज से विश्वास उठना शुरू हो गया। वो तो विश्वास तो उठ चुका था पहले ही इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई थी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन चुका था, इमोशंस की कोई कदर नहीं थी, जैसे आज भी है। आज भी ऐसा ही टाइम चल रहा है, इससे भी बुरा टाइम चल रहा है। बल्कि सोचो उस वक्त लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था, तो आज के जमाने में ये लोग पैदा होते तो ये कैसा सोचते। तो हम तो ऐसे वक्त में रह रहे हैं जो कि बहुत टफ समय है, और बहुत यहां पर इमोशंस की कोई कदर नहीं है। हर चीज मटेरियल, पैसा सब कुछ हो गया लोगों के लिए, पैसा, बंगला, गाड़ी और मटेरियलिस्टिक चीजें। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म, जब हम यहां तक पहुंचे, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि लोगों ने ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे कि जिसमें प्रॉब्लम्स तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन ढूंढने के उनको इंटरेस्ट भी नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम रख दी, जाओ। वेटिंग फॉर गोडो आप सैमुअल बेकेट का देखे तो उसमें क्या है, कोई सिर पैर नहीं है, वो एक इंसान का वेट कर रहे हैं। वो बंदा ऐसा है जो आ ही नहीं रहा है, वो फिर एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कभी सब्जियां खा रहे हैं, कभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें पोस्ट मॉडर्निज्म में आती है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो था ये 1940 मतलब 50 के आसपास शुरू हुआ, और 1960s और 70s में ये काफी अपने पूरे उफान पे, जब नदी उफान पे होती है वैसे था, ठीक है। 1960s और 70s में पोस्ट मॉडर्निज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ फीचर्स थे, वो फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इंटरटेक्चुअलिटी का आपने नाम सुना होगा, मेटाफिक्शन का भी आपने नाम सुना होगा। नाम क्या सुना होगा, क्या पता, आपको पता भी होगा ये क्या होता है, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, और एक अनरिलायबल नरेटर। अनरिलायबल नरेटर, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी रिलायबल ना हो। आज के ज़माने में लोग भी ऐसे ही हो गए, किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते ज़्यादा, कब कौन धोखा दे के चला जाए, कब कौन काट के चला जाए, कुछ पता नहीं लगता है ना। तो इंटरटेक्चुअलिटी जो टर्म है वैसे जूलिया क्रिस्टेवा की है। जूलिया क्रिस्टेवा भी पोस्ट मॉडर्निज्म में आती है। इसमें मैं कुछ राइटर्स को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि जीन फ्रैंकोस लियोटार्ड है, बॉडरिलार्ड है, ठीक है, और अपना फ्रेडरिक जेमसन है, जूलिया क्रिस्टेवा है, 2-3 और लोग। इनको मैं आगे 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा, इसकी 2 वीडियो शायद बनाऊंगा, तो उसमें सब कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरटेक्चुअलिटी क्या है कि जब आप अपने कोई टेक्स्ट लिखते हो और उसमें आप बहुत सारे टेक्स्ट को इकट्ठा कर देते हो, ठीक है। जैसे कि कैल्क भी एक टर्म है, CALQUE, कैल्क है, ठीक है। पैरोडी है, कोटेशन है, या फिर प्लेजरिज्म है। ये सारी जो चीजें हैं, कैल्क का भी यही मतलब होता है कि बहुत सारी जगह से चीजों को इकट्ठा करना एक जगह। पैरोडी भी है किसी की नकल करना। कोटेशन आपने कहीं से उठाई अपने वर्क में डाल दी। प्लेजरिज्म भी यही है कि किसी और की बात, कही बात आपने वर्क में ला दी। इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब कोई एरर नहीं है, बस इसका ये मतलब है कि आपने अपने टेक्स्ट में बहुत सारे टेक्स्ट से रेफरेंसेस ले ली। अल्यूजन भी एक चीज होती है, अल्यूड किया आपने, ठीक है। इल्यूजन नहीं है, ये अल्यूजन है, ALL। अल्यूजन का मतलब होता है कि कहीं से आप कोई चीज उठा रहे हो। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो इसमें कोई अल्यूजन है, जैसे कि मैंने कोई भी किसी चीज से, मान लो मैंने इंटरटेक्चुअलिटी बोला, तो इसमें एक अल्यूजन है कि जूलिया क्रिस्टेवा से ये टर्म आई है, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा उसके मन में एकदम से आप पता लग जाएगा कि अगर मैंने इंटरटेक्चुअलिटी बोला है तो वो अल्यूजन किसकी तरफ को है, जूलिया क्रिस्टेवा की तरफ को। तो ये सारी जो चीजें थी, ये आपकी, ये जो पैरोडी, कोटेशन, ये वगैरह वगैरह है, ये कहां है, इंटरटेक्चुअलिटी में, कि आप बहुत सारे टेक्स्ट को इकट्ठा करके। तो
जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म के जो वर्क्स थे ये ऐसे होते थे जो कि आम आदमी के समझ से बाहर होते थे, बहुत ही मतलब इसे पता नहीं लगता था सिर कहाँ है पैर कहाँ है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन क्या होता था, देखो एक तो होता है नॉन फिक्शन, एक होता है फिक्शन, और एक हो गया मेटाफिक्शन। नॉन फिक्शन तो हो गया जिसमें कोई भी मनगढ़ंत बातें ना हो, कोई भी इमेजिनेशन ना हो, ठीक है, जिसमें सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बातें हो। फिक्शन हो गया जिसमें कि हम नकली चीजें बना लेते हैं, नकली कैरेक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, बहुत मनगढ़ंत हमारे कोई सपना आ गया, सपने पे हमने कोई वर्क लिख दिया, कोई पोएम लिख दी, वो फिक्शन हो गया। अब फिक्शन के भी बियॉन्ड, मेटा मींस बियॉन्ड, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन भाई साहब हमारे आते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव और चाइल्ड माय फाल्सी और माय गाउट, ऐसी ऐसी चीजें जो सन को भी गाली दे रहा है कि मेरी बिलवेड तुझसे सुंदर है, क्यों हमें परेशान कर रहा है, प्यार करने देना। तो ये जो मेटा फिक्शन है, मेटा जहां भी आ गया, मेटा का मतलब है बियॉन्ड, किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना, तो फिक्शन के भी बियॉन्ड चले जाना मेटा फिक्शन। इसमें क्या होता था कि इसमें मान लो आपको फिक्शनल वर्क लिख रहे हो, ठीक है, आपने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स बना दिए और आप बीच में कोई ऐसी बात बोल रहे हो कि जिससे रीडर को पता लग रहा है कि ये सच में मैं बोल रहा हूं, राइटर बोल रहा हूं, और मैं आसपास अपने कोई, जैसे टाइम हमारा चल रहा है, मैंने आज की बात कर दी कि ये 2020 है, यहां पर पेंडेमिक चला है, कोरोना वायरस है, ऐसा है वैसा है, और साथ में आप लिख उस बुक में ही लिख रहे हो, लेकिन उसका सिर पैर नहीं, क्योंकि आप एक फिक्शन बता रहे हो और पढ़ने वाले को पता लग रहा है कि आप फिक्शन लिख रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी असली जिंदगी के भी बीच में बात कर रहे हो, जिससे कि ये पता लग जाता है रीडर को कि हाँ ये सच में फिक्शन ही बता रहा है, जो हमारे को भी बाकी बात बता रहा है ये सब फिक्शन है, और असली बात तो ये है जो ये इस वक्त कह रहा है, पेंडेमिक की बात कर रहा है। तो मेटाफिक्शन का ये मतलब है कि जिसमें ये पता चल जाए रीडर को कि हाँ ये फिक्शनल वर्क है, ठीक है। तो मेटाफिक्शन में ऐसा ही होता है, या फिर फिक्शन के अंदर फिक्शन हो गया, या फिर कोई प्ले चल रहा है उसके अंदर कोई और प्ले चल रहा है, उसमें कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का जो कि बिल्कुल अलग हो, है ना, तो वो मेटाफिक्शन में आता है। मतलब फिक्शन भी इस तरह का कि उससे भी बियॉन्ड जाके आप इतना फिक्शन में इतना घुस गए कि आपने सारी हदें पार कर दी, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी भी इसी प्रकार का कुछ है, जो चीज रेफरेंस हो, किसी की रेफरेंस हो, आप कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हो जो खुद को रिफ्लेक्स करे, है ना। और अनरिलायबल नरेटर क्या बोला है, अनरिलायबल नरेटर को वायन-सी बूथ, WYNEC बूथ, इसको ना भूत से याद रखो, गोस्ट, है ना। वायन-सी बूथ जो बंदा था, ही कॉइन्ड दिस टर्म अनरिलायबल कैरेक्टर। तो अनरिलायबल कौन होता है, भूत ही हो सकता है ना, भूत आता है तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते आप उसको छुएंगे, उसको कुछ होगा या नहीं होगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है। मूवीज में तो बहुत दिखाते हैं ना, डबल आवाज करके कि सबको उसने कुर्सी फेंक दी, कभी कुछ कर दिया, उसको इधर से उधर फेंक दिया, सबको मार दिया, किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। भूतों को इतनी शक्तियां नहीं होती है, भूत ना किसी को छू सकते हैं ना किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ के लोकल भूत तो ऐसे ही है, ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं आज तक। हाँ, वो मूवीज वाले, हॉलीवुड वाले जो ज्यादा खतरनाक भूत होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत आगे है ना, हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। खैर, हर चीज में फॉरनर्स। अनरिलायबल नरेटर ऐसा नरेटर होता है जिसको वायन-सी बूथ ने किया है कॉइन। ये ऐसा नरेटर होता है जिस पे आप रिलाय नहीं कर सकते। मान लो आई एम राइटिंग ए बुक एंड आई एम टेलिंग इन दैट बुक दैट आई एम मैड, आई हैव जस्ट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, राइट, और एंड आई वाज गेटिंग अ ट्रीटमेंट, मुझे कोई मेंटल कोई परेशानी थी तो मुझे ट्रीटमेंट। तो अब आप पढ़ने वाला सोचेगा यार पहले ही पागल है, पहले ही हॉस्पिटल से आया है और पूरी बुक लिख रहा है, अब इस पे कैसे विश्वास करें, ठीक है। अनरिलायबल नरेटर वो होता है जो नरेट कर रहा है आपकी बुक को, लेकिन उस पर विश्वास ना किया जा सके, वो अविश्वसनीय हो, कि जिस पे आप विश्वास ना कर सके, उस पे आप डिपेंड ना रहो, ठीक है। तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें जो है, वैसे तो और भी बहुत सारे इसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर इतना मैं समझता हूं कि काफी है। मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस में कि मैं बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन दूं जो कि आपको यूजीसी नेट में भी काम आए, ठीक है, यूजीसी नेट में ही काम आए, मेन मेरा ये रहता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में आपको बताना था, ठीक है, उसके थोड़े से फीचर्स, कब स्टार्ट हुआ, और उसमें थोड़ा बहुत राइटर्स, मैंने 4-5 राइटर्स आपको बता दिए, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उनके अलग से लेक्चर्स बनेंगे और उनके वर्क्स, उनकी टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और इसी जो आपने, अगर अभी ये प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है मैंने, अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो सारी वीडियोस देख कर जाना, पोस्ट मॉडर्निज्म के राइटर्स, वो उसमें नेट में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए मैं तो यही कहूंगा कि खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। वाह वाह वाह, क्या शायरी बोलता हूं मैं यार।